हेलो लर्नर्स। आज के वीडियो में हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहेगा ट्रांसक्रिप्शन। इस वीडियो में हम ट्रांसक्रिप्शन के बेसिक्स के बारे में जानेंगे और प्रोकैरियोट्स या बैक्टीरिया में होने वाले ट्रांसक्रिप्शन को डिटेल में स्टडी करेंगे। इससे पहले हमने डीएनए रेप्लिकेशन की बात की है। डीएनए रेप्लिकेशन के अंदर हमने ये देख लिया कि हमारा जेनेटिक मटेरियल रेप्लिकेट कैसे हो रहा था, कॉपी कैसे बना रहा था। अब जब वो रेप्लिकेट हो चुका है जेनेटिक मटेरियल, तो उसे एक्सप्रेस कैसे होगा, उस प्रोसेस में हम ट्रांसक्रिप्शन को पढ़ते हैं। हाउ द जेनेटिक मटेरियल इज गेटिंग एक्सप्रेस्ड। अब जो जेनेटिक मटेरियल हमारा डीएनए था, डीएनए के ऊपर हमने देखे कि यहाँ बेसिस की जो सीरीज थी जिसमें हमारे नाइट्रोजनस बेसिस जिस सीरीज में लगे हुए थे, उससे डीएनए डायरेक्ट करता है प्रोडक्शन ऑफ आरएनएज। आरएनए बनेंगे। आरएनए, इस प्रोसेस को हम ट्रांसक्रिप्शन कह देंगे कि डीएनए के ऊपर उसने रीड किया और ट्रांसक्रिप्ट करके उसने आरएनएज बना दिए, ट्रांसक्रिप्शन हो गया। आरएनए से फिर प्रोटीन बनेंगे जिसको हम ट्रांसलेशन कहते हैं। प्रोटीन से फिर सेल प्रोटीन्स जो जो बन चुके प्रोटीन्स वो सेलुलर फंक्शंस परफॉर्म करेंगे अलग अलग टाइप के। ठीक है। अब क्योंकि रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन के अंदर बहुत सारे स्टेप्स ऐसे हैं जो काफ़ी सिमिलर हैं, इसलिए हम पहले इसके अंदर के डिफरेंसेस देख लेते हैं ताकि आपको आगे कंफ्यूजन ना हो कि ट्रांसक्रिप्शन रेप्लिकेशन से मॉलिक्यूलर लेवल पे किस तरीके से अलग है। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट हमारा आया कि जो न्यू स्ट्रैंड बनता है उसके अंदर रेप्लिकेशन के केस में सिर्फ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स आगे ऐड होते हैं। जैसे हमने पहले जो हमारी प्रीवियस डीएनए रेप्लिकेशन की वीडियो थी उसमें भी बात किया था कि डीएनटीपीज आर अ प्री रिक्विजिट, वो आते हैं और एक एक करके अटैच होते हैं। ट्रांसक्रिप्शन के केस में जैसे कि आपको पता है कि आरएनए बनाना है, तो आरएनए के केस में डीऑक्सीराइबो शुगर तो होगा नहीं, इसलिए राइबोन्यूक्लियोटाइड्स ऐड होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज रेप्लिकेशन का जो केस होगा उसमें प्राइमर की ज़रूरत होती है, क्योंकि रेप्लिकेशन में जो डीएनए की सिंथेसिस है वो डी नोवो नहीं हो सकती, अपने आप से शुरू नहीं हो सकता। लेकिन ट्रांसक्रिप्शन के केस में ऐसा नहीं होता, इसे किसी भी टाइप के प्राइमर की ज़रूरत नहीं होती, वो अपने आप सिंथेसिस शुरू कर सकता है। रेप्लिकेशन के केस में थर्ड पॉइंट आता है कि जो न्यू स्ट्रैंड है वो डज नॉट रिमेन बेस पेयर टू द टेम्पलेट स्ट्रैंड। लेकिन ट्रांसक्रिप्शन के केस में जो आरएनए का प्रोडक्ट होगा वो रिमेन बेस पेयर टू द टेम्पलेट डीएनए स्ट्रैंड। जैसे हम आगे ट्रांसक्रिप्शन में देखेंगे कि एक बेसिक डायग्राम है जैसे ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, तो जो आरएनए का नया स्ट्रैंड है वो ऐसे बन के अलग बना जा रहा है। तो इसके अंदर जो ये है ये अपने ओरिजिनल जो ये वाला टेम्पलेट स्ट्रैंड था इससे बेस पेयरिंग शो नहीं करेगा, ये अलग से स्ट्रैंड बनेगा। तो थर्ड पॉइंट में यही बता रहा है कि आरएनए प्रोडक्ट डज नॉट रिमेन बेस पेयर्ड टू द टेम्पलेट डीएनए स्ट्रैंड। फोर्थ पॉइंट है कि जो रेप्लिकेशन है वो एक्सट्रीमली एक्यूरेट है, लेकिन ट्रांसक्रिप्शन एज कंपेयर टू रेप्लिकेशन कंपैरेटिवली लेस एक्यूरेट होता है। ठीक है, इससे हम ये भी कह सकते हैं कि रिफ्लेक्ट द लैक ऑफ एक्सटेंसिव प्रूफ रीडिंग मैकेनिज्म। ये चीज़ हमें इसमें क्यों देखने को मिलती है? मान लो रेप्लिकेशन था, अगर रेप्लिकेशन के अंदर प्रूफ रीडिंग नहीं हुई तो जो हमारा जीनोम था उसके अंदर कुछ ना कुछ दिक्कत आ जाएगी। जीनोम में दिक्कत आ जाएगी तो जब पेरेंट सेल से डॉटर सेल के अंदर जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर हुआ उसमें दिक्कत आ जाएगी। तो डॉटर सेल के अंदर मान लो उस जो जीन में डिफेक्ट आ गया उससे कोई ऐसा प्रोटीन बनना था या कोई ऐसा सेलुलर फंक्शन परफॉर्म होना था मेजर, जो नहीं हो पाएगा, तो बहुत बड़ी इशू हो जाएगा। हो सकता है वो सेल ही एग्जिस्ट ना कर पाए, वो डाई हो जाए। लेकिन ट्रांसक्रिप्शन के केस में इतनी बड़ी दिक्कत नहीं होगी। माना इसमें भी दिक्कत होगी, लेकिन अगर एक आधी चीज़ गलत हो जाए तो इतना बड़ा मेजर इशू नहीं होता है। इसी वजह से इसे इतने एक्सटेंसिव प्रूफ रीडिंग मैकेनिज्म की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए हम कहते हैं कि एक्यूरेट है बट कंपैरेटिवली लेस एक्यूरेट है ट्रांसक्रिप्शन। अब रेप्लिकेशन, अगर एक बार रेप्लिकेशन शुरू हो गया तो जो पूरा जीनोम है उस पूरे के पूरे जीनोम का ही रेप्लिकेशन कंप्लीट होके ही रुकेगा। ट्रांसक्रिप्शन के केस में ऐसा नहीं है। ट्रांसक्रिप्शन के केस में वो कॉपी सिलेक्ट कर लेगा कि हाँ भाई ये पूरा का पूरा हमारा जेनेटिक मटेरियल था, मेरे को इतने की ही ज़रूरत है और इसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन है उससे मेरे को एक आरएनए बनाना है और उससे बनने वाले प्रोटीन का मेरे को काम है, तो वो सिर्फ इतने को ही ट्रांसक्राइब करेगा, उसको बाकी पूरे को चेक करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन रेप्लिकेशन में पूरा होगा। ठीक है, अब ये एक बेसिक सा डायग्राम है जिसके अंदर हमें दिखा रखा है कि ये डीएनए का ड्यूप्लेक्स है, डीएनए हेलिक्स है। डीएनए हेलिक्स के यहाँ पे बीच में ट्रांसक्रिप्शन का बबल बना, यहाँ ओपन हुआ और यहाँ पे देख लो जैसे हमने पुराने में देखा यहाँ कोई प्राइमर नहीं आया, यहाँ अपने आप ये सिंथेसिस की शुरू हो गई और आरएनए का नया स्ट्रैंड बनने लग गया। डिटेल में हम ये आगे कैसे होता है वो आगे देखेंगे।
अब जैसे डीएनए रेप्लिकेशन के केस में हमें डीएनए पॉलीमरेजेस चाहिए थे प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए, वैसे आरएनए के केस में आरएनए पॉलीमरेजेस चाहिए होंगे। आरएनए पॉलीमरेजेस के जो बेसिक इनका नेचर होता है, जो सब यूनिट है या जो इनके जिनसे ये मिलके बना हुआ जो इसका फंक्शन है मेनली, वो सेम रहता है बैक्टीरिया से लेके ह्यूमंस तक सब में। आरएनए पॉलीमरेज ये जो हम यहाँ पे इस वाले की बात कर रहे हैं, ये बेसिकली प्रोकैरियोट्स की बात कर रहे हैं हम। प्रोकैरियोट्स के अंदर सिंगल आरएनए पॉलीमरेज होता है, कोई अलग अलग टाइप्स नहीं होते हैं। इसके अंदर ये मल्टी सब यूनिट एंजाइम होता है और इसकी 5 सब यूनिट्स होती हैं। पांचों सब यूनिट जैसे हम कह रहे हैं कि 2 अल्फा सब यूनिट है, एक बीटा डैश और एक ओमेगा। अब जैसे 5 सब यूनिट है, लेकिन आप ये गलती कभी ना करें कि आप कह दें कि भाई ये पेंटामर है। पेंटामर तब होता है जब सारी की सारी जो सब यूनिट्स है वो आइडेंटिकल होती है, लेकिन यहाँ अलग अलग है, इसलिए हमने इसको मल्टी सब यूनिट एंजाइम बोला है। अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि मैंने इनके फंक्शंस मेंशन कर रखे हैं कि जो 2 अल्फा सब यूनिट है वो प्रोमोटर को रिकॉग्नाइज करने का काम करती हैं और ट्रांसक्रिप्शन को रेगुलेट करने का काम करती हैं। बीटा और बीटा डैश यूनिट जो कैटालिटिक सेंटर बनाएंगी, और जो ओमेगा है वो आरएनए पॉलीमरेज की असेंबली करवाएगा। उसके बाद हम देखते हैं कि यूकैरियोट्स के केस में अलग अलग आरएनए पॉलीमरेजेस देखने को मिलते हैं। मेनली जो ये 3 मैंने मेंशन कर रखे हैं, इनके अलावा भी होते हैं मेन 3, और ये इनके प्रोडक्ट्स हैं कि ये जो भी जीन का मटेरियल जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ट्रांसक्राइब करेंगे, उससे ये वाले आरएनएस जो मैंने मेंशन किए हैं इनकी सिंथेसिस करेंगे। तो ये आप इजीली लर्न कर सकते हैं कि आरएनए पॉल 1 जो है वो 5.8s 18s 28s आरएनए की सिंथेसिस करेगा, पॉल 2 mRNA SNRNA और इनकी सिंथेसिस करेगा। ये सब लर्न करने की चीज़ें हैं। अगर आपको नहीं पता है कि अलग अलग टाइप के आरएनएस क्या होते हैं, कैसे फंक्शन करते हैं, तो उसके लिए अलग वीडियो आएगी, आप उसके लिए उसमें चेक कर सकते हैं कि कौन सा आरएनए कितने टाइप के होते हैं और कौन से का क्या फंक्शन होता है। ठीक है। उसके अलावा जैसे यहाँ आरएनए पॉलीमरेज 4 और पॉलीमरेज 5 भी होते हैं, लेकिन ये सिर्फ प्लांट्स के अंदर देखने को मिलते हैं, ये इनका एनिमल्स में ये कहीं पे भी कोई रोल नहीं होता। ये siRNA को ट्रांसक्राइब करते हैं जो कि ट्रांसक्रिप्शनल साइलेंसिंग में यूज़ होते हैं। इन सारी जो ये टर्म्स हैं इनकी डिटेल हम आरएनए की जो वीडियो होगी उसमें डिस्कस करेंगे। अब जैसे जो रेप्लिकेशन है, रेप्लिकेशन को भी हमने इन्हीं 3 चीज़ों के अंदर डिवाइड किया था, इनिशिएशन, एलोंगेशन और टर्मिनेशन, पूरे प्रोसेस को। वैसे ही ट्रांसक्रिप्शन को भी हम इसी तरीके से स्टडी करेंगे। ये जो डायग्राम अभी आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये एक बहुत ही बेसिक तरीके का डायग्राम है जिसमें ये समझाया हुआ है कि आरएनए पॉलीमरेज कैसे बाइंड करता है और क्या उसका एक्शन होता है। आरएनए पॉलीमरेज को कहा जाता है कि उसकी क्रैब क्लॉ लाइक शेप होती है, वो क्लॉ की तरह, जैसे ये इसको जो 2 ये पोर्शन है इनके बीच में एक खाली जगह है और ये यहाँ पे आके ऐसे बाइंड हो जाएगा, जैसे इस वाले में आप देख पा रहे हो, और ये यहाँ पे इसको ऐसे पकड़ लेगा, ग्रिप कर लेगा एक तरीके से। ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इनिशिएशन। इनिशिएशन के केस में क्या हुआ कि आरएनए पॉलीमरेज आया, ये प्रोमोटर पे बाइंड कर गया, प्रोमोटर पे बाइंड। अब जैसे यहाँ ये टर्म्स भी जानने आपको ज़रूरी हैं कि अपस्ट्रीम डीएनए, डाउनस्ट्रीम डीएनए। ठीक है, इसके आगे वाले को हमने डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम बोल दिया। इसके बाद हमने बात किया, ये इसके ऊपर आके बाइंड हो गया, जहाँ पे इसने प्रोमोटर पे बाइंड कर दिया, ये वाला पोर्शन जिसके आगे +1 वो होता है, जिसके बाद हमने कहा कि हाँ यहाँ से हमारा ट्रांसक्रिप्शन शुरू हुआ। ठीक है, तो ये यहाँ तक का इससे पीछे का प्रोमोटर रीजन था, लेकिन यहाँ +1 था। जब इसने यहाँ पे आके बाइंड किया आरएनए पॉलीमरेज ने, तो ये +1 के आगे यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन बबल की फॉर्मेशन कर देगा, ओपन कर देगा, जो हमारा ड्यूप्लेक्स था वो ऐसे ओपन हो जाएगा और ये बबल बन गया। अब यहाँ पे ये आरएनए की सिंथेसिस होनी शुरू हो गई। ठीक है, उसके बाद हमने देखा इलोंगेशन में आरएनए और लंबा होता जा रहा है और लंबा होता जा रहा है, और इसके बाद टर्मिनेशन के केस में आरएनए पॉलीमरेज अलग हो जाएगा और आरएनए जो उसने ट्रांसक्राइब किया अलग हो जाएगा, और हमारी यहाँ पे रिमेनिंग जो डीएनए था वो वैसे का वैसे हमें वापस मिल गया। ठीक है, ये हमने एक बेसिक सा आइडिया ले लिया कि पूरी कहानी कैसे चलेगी। अब हम डिटेल में जो इसके अंदर एंजाइम्स और प्रोटीन्स इन्वॉल्व होते हैं और जो मैकेनिज्म होता है उसको डिस्कस करेंगे। तो आज के वीडियो में हम मेनली सिर्फ बैक्टीरिया के या प्रोकैरियोट्स के केस की बात करेंगे। अब इसके अंदर हमने पहले ही देखा था कि जो पॉलीमरेज है उसके अंदर 5 सब यूनिट्स हैं, 2 अल्फा, एक बीटा डैश और एक ओमेगा। ये मिलके आरएनए पॉलीमरेज बनाती हैं। जब इन सारी 5 सब यूनिट्स के साथ एक और फैक्टर आके जुड़ जाता है, जो कि जिस सिग्मा फैक्टर हम इसे बोलते हैं, और इसको इनिशिएशन फैक्टर, क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन को इनिशिएट, उसको शुरुआत करने का उसका काम करेगा। तो वो जब आके जुड़ जाता है तब ये कंप्लीट होलो एंजाइम बन जाता है और अपने एक्शन को स्टार्ट कर देता है।
अब जैसे डीएनए में आपने देखा था, कंपेयर करके पढ़ो जिससे आपको समझ में आएंगी सारी चीज़ें। डीएनए के केस में भी हम यही बात कर रहे थे कि ऐसे ही रैंडमली कहीं से भी आप सिंथेसिस शुरू नहीं कर सकते, उसको आपको एक बताना पड़ेगा कि हाँ, जैसे वहाँ में हमने ऑराई साइड बोला था कि जहाँ पे आके वो शुरू करेगा, वैसे ही यहाँ पे जो होते हैं, यहाँ पे कंजर्व्ड सीक्वेंसेस प्रेजेंट होते हैं इन केस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। कंजर्व्ड सीक्वेंसेस रिकॉग्निशन के लिए, जिनको हम प्रोमोटर्स भी बोलते हैं। इनको अच्छे से हम यहाँ देखते हैं। इनके केस में क्या होता है, जैसे +1 जैसे हम आगे बात करते हैं, इसके आगे शुरू होगा, लेकिन इससे पहले आपको 2 कंजर्व्ड सीक्वेंसेस देखने को मिलेंगे जनरली, जो यहाँ ये पर्पल कलर में दिखा रहे हैं। एक तो -10, एक -35। माइनस मतलब इससे पहले, इसलिए यहाँ माइनस लगाया हमने। इससे -10 तो -10 बेस पेयर, इससे +1 से अगर हम 10 बेस पेयर पीछे जाएंगे तो यहाँ पे जो साइट है, और ये -35 तो -35 बेस पेयर पीछे जाएंगे तो जो साइट है, इनके बीच में हमने यहाँ दिखा दिया कितने बेस पेयर्स होते हैं। इनके अंदर हमें क्या देखने को मिलता है कि जैसे -10 वाला है, इसके अंदर जो कंसेंसस सीक्वेंस है वो है TATAAT, इसको हम प्रिब्नो बॉक्स भी बोलते हैं। और -35 का जो कंसेंसस सीक्वेंस है वो है TTGACA। अब आप सोच रहे हो कि कंसेंसस सीक्वेंस क्या होता है, इसकी भी बात कर लेते हैं। बात ये होती है कि अगर देखें इन जनरल कोई प्रोमोटर है, प्रोमोटर का एरिया है, जैसे -35 वाला है ना, ऐसे प्रोमोटर का एरिया है, वो सारे अलग अलग टाइप के होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि उन सबका ये सेम टू सेम हो, सबके पास सेम नहीं होगा। तो जैसे यहाँ था कि TATAAT, कोई ऐसा प्रोमोटर है जिसके पास है TATAGT है मान लो, ठीक है, ये एक डिफरेंट आ गया हमारा। तो इसके केस में इसका मतलब ये नहीं है कि ये बाइंड ही नहीं करेगा, जो आरएनए पॉलीमरेज है वो वहाँ बाइंड ही नहीं करेगा, बाइंड तो करेगा, लेकिन ये रिलेटिवली एक वीक प्रोमोटर है एज कंपेयर टू दिस। रिलेटिवली वीक है, वैसे तो इसकी भी काफ़ी अच्छी बाइंडिंग करवाएगा, सारा काम करवाएगा, ठीक है, सब सेम नहीं होते। इसलिए ये एक हमने जो इसकी जो हम बात कर रहे हैं ना कंसेंसस सीक्वेंस, वो हमने एक जनरल सीक्वेंस मान लिया कि इसके रिलेटेड जो होता है ना, इसके आसपास होना चाहिए। इससे अगर एक नाइट्रोजनस बेस का डिफरेंस आ गया, एडेनिन अकेला एक डिफर हो गया तो वो उससे थोड़ा वीक हो गया, 2 में डिफरेंस आ गया तो वो उससे और ज़्यादा वीक हो गया। तो ये कंसेंसस सीक्वेंस यानी कि एक जनरल सीक्वेंस जो हम मान के चलते हैं, ठीक है। अब उसके अलावा कई सारे ऐसे भी केसेस होते हैं जहां उसके ऊपर हमें एक यूपी एलिमेंट भी देखने को मिलता है। ये कुछ स्ट्रॉन्ग प्रोमोटर्स के अंदर ही देखने को मिलता है, और ये पॉलीमरेज की बाइंडिंग को इन्हांस कर देता है और ज़्यादा बढ़ा देता है, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक सब अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम जो ये साइड में डायग्राम है इसके अंदर देखते हैं कि कैसे आरएनए पॉलीमरेज ने बाइंड किया है। ये जो अलग अलग कलर में ग्रीन, ऑरेंज और यहाँ बीच में ब्लू आप देख पा रहे हैं, ये इसने अलग अलग अपनी सब यूनिट्स को मेंशन किया हुआ है, दिखा रखा है। इसने यहाँ पे बाइंड कर लिया, ये -35 है, यहाँ -10 है, -35 -10, और यहाँ +1 है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि ये इतना जो एरिया था ना, ये हमारा पूरा प्रोमोटर वाला एरिया था जहाँ पे इसने बाइंड किया। ये यहाँ से लेके ये इतना पूरा एरिया है, ठीक है। अभी इसने यहाँ बाइंड किया और +1 से आगे ये अपनी सिंथेसिस शुरू कर देगा। अब यहाँ इस वाले में आप देख पा रहे होंगे, शायद इसको मैं डार्क कर देती हूँ, ये यहाँ पे आरएनए की सिंथेसिस होनी शुरू होगी, जो ये +1 है इसके बाद वाले से। और ये जो है यहाँ पे इसने बबल जो बना रखा है अपना ट्रांसक्रिप्शन, इसमें भी दिख रहा है ये ट्रांसक्रिप्शन बबल बन गया, क्योंकि जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए था ये ओपन हो चुका है। और ये नेक्स्ट वाले में दिखा रहा है कि ये आरएनए इलोंगेट हो रहा है और लंबा बनता जा रहा है, ठीक है। इनिशिएशन की तो हमने बात कर ली कि कैसे कंजर्व्ड सीक्वेंसेस होते हैं जो कि एक रिकॉग्निशन की तरह काम करते हैं, जहाँ के आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करेगा, सब यूनिट्स आएंगी, +1 के आगे शुरू होगा और सारी बातें। नेक्स्ट अब आता है कि हम इलोंगेशन के स्टेप पे चलते हैं। इलोंगेशन के अंदर क्या होगा, बेसिकली इलोंगेट होना के जो आरएनए था, आरएनए के अंदर पहले कम सब यूनिट्स थे, कम राइबोन्यूक्लियोटाइड्स थे, और अब और ज्वाइन होते जा रहे हैं एक एक करके, धीरे धीरे उसकी लेंथ बढ़ती जा रही है, वही इलोंगेशन है, ठीक है। अब हम थोड़ा अच्छे से देख लेते हैं इसको डिटेल में। तो मूवमेंट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन बबल बाय अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए स्ट्रक्चर इलोंगेशन के अंदर हमें देखने को मिलता है। मूवमेंट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन बबल कैसे कह रहा है कि अभी यहाँ पे इतना ट्रांसक्रिप्शन बबल था, जैसे जैसे ये आगे चलेगा
वैसे वैसे ये जैसे जैसे इसको आगे का रीड करना है और उसको रीड करके वहाँ का आरएनए बनाना है, ट्रांसक्रिप्ट बनानी है, वैसे वैसे ये ट्रांसक्रिप्शन बबल पे तो मूव करेगा। तो ट्रांसक्रिप्शन बबल आगे जाता जाएगा और डीएनए को अनवाइंड करता जाएगा। ठीक है, इलोंगेशन जब होगी, इसलिए मूवमेंट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन बबल बाय अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए स्ट्रक्चर। ठीक है, तो जब डीएनए ट्रांसक्राइब हो रहा है तो अनवाइंडिंग और रीवाइंडिंग हो रही है डीएनए की। यहाँ पे जब ट्रांसक्रिप्शन बबल बनी, पहले अनवाइंड हुआ, खुला, वहाँ पे आरएनए बन गया। अब यहाँ का इतने इतने का ट्रांसक्रिप्शन हो चुका है, वो और आगे जाएगा, तो पीछे वाले में अब वापस रीवाइंडिंग होगी, वो खुला का खुला तो रहेगा नहीं। ठीक है, ये सारा जो प्रोसेस होता है, इसकी वजह से डीएनए के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव सुपर कॉइल्स बन जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि पॉजिटिव और नेगेटिव सुपर कॉइल्स कैसे होते हैं, इन्हें भी देख लेते हैं एक डायग्राम की मदद से। इस डायग्राम में हमने ये एक सेक्शन ले लिया है डीएनए का। इसमें ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन हुआ, तो इनिशिएशन में फर्स्ट क्या हुआ कि भाई आरएनए पॉलीमरेज हमारे प्रोमोटर सीक्वेंस पे आके बाइंड कर गया। अब ट्रांसक्रिप्शन इलोंगेशन हो रहा है, यहाँ पे आपने देखा कि ये ओपन हो चुका है, यहाँ से ये जो दिखा रहे हैं ग्रे कलर में, ये एमआरएनए बनने लग रहा है। ठीक है, तो जैसे जैसे ये ओपन होके आगे चल रहा था, तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ की जो इस तरफ के हेलिक्स हैं, ये ओवरबाउंड हो गया, इस तरफ वाला और टाइट होते जा रहा है। यहाँ पे कंपैरेटिवली कम थे, देखो और ज़्यादा आ गए। और इस साइड वाला जो पहले था उससे लूज है, पहले वाले से अब इसके अंदर कम टर्न्स हो गए, तो ये अंडरबाउंड हो गया। तो जो कम टर्न्स हो रहे हैं, अंडर वाइंडिंग हो रही है, उसको हम बोल रहे हैं नेगेटिव सुपर कॉइलिंग। नेगेटिव यानी माइनस, माइनस यानी कम। ठीक है, और जो ओवर बाउंड हो रहा है, ओवर यानी ज़्यादा, ज़्यादा यानी प्लस, तो पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग हो रही है उसके अंदर। ये अगर ऐसे ही चलता रहेगा और ज़्यादा, तो जैसे आपने कभी अगर किसी धागे को भी ऐसे टर्न करके देखोगे तो आपको इजीली समझ आ जाएगा, उसके आगे वो आपस में और कॉइल होके और ऐसे नेक्स्ट और ज़्यादा एक्सट्रीम बड़ी कॉइल्स बनाने लग जाएगा, जो हमें नहीं चाहिए। हमें डीएनए के अंदर ऐसे स्ट्रक्चर्स नहीं चाहिए होते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को क्योर करने के लिए कोई एंजाइम तो लाना पड़ेगा। ये दिक्कत तो अब पूरा का पूरा जीनोम के अंदर करते करते हम ऐसे तो कर नहीं सकते कि एक तरफ का अंडर वाइंड हो जाए, आगे का ओवर वाइंड हो जाए। इस चीज़ को ठीक करने के लिए दो एंजाइम्स का यूज़ होता है, एक गायरेज और एक टोपोआइसोमरेज 1। इनको भी देख लेते हैं। गायरेज एंजाइम जो होता है वो पॉजिटिव सुपर कॉइल्स को रिमूव करता है, यानी ओवर वाइंडिंग वाली को। ये इन वाली सुपर कॉइल्स को रिमूव करेगा, कहीं एक जगह कट लगवा देगा, बीच में से ओपन कर देगा, और वापस जब थोड़ा ठीक हो जाएंगे वो टर्न्स कम करके और फिर वापस ज्वाइन हो जाएंगे। ठीक है, तो रिमूव्स पॉजिटिव सुपर कॉइल्स एंड उसको ठीक करने के लिए इंट्रोड्यूसेस नेगेटिव सुपर कॉइल्स। और जो टोपोआइसोमरेज 1 है वो रिमूव करता है नेगेटिव सुपर कॉइल्स दैट डेवलप बिहाइंड। बिहाइंड यानी जैसे ये आगे चलता जा रहा है तो इसके पीछे डेवलप हो रही थी ना, तो जो नेगेटिव सुपर कॉइल्स बन रही थी उनको रिमूव करने का काम तो टोपोआइसोमरेज का है, और पॉजिटिव वाली को रिमूव करने का काम गायरेज का है। ठीक है, ये था इलोंगेशन प्रोसेस। आई होप ये भी आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर किसी को कोई भी इशू आती है तो प्लीज़ कमेंट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, आई विल डेफिनेटली ट्राई टू रिजॉल्व योर इशू। अब हम देखते हैं नेक्स्ट प्रोसेस, टर्मिनेशन का। टर्मिनेशन के अंदर भी वही है कि अगर मान लो जैसे हम यहाँ देख रहे थे कि ये करता जा रहा है, आगे हमारा एमआरएनए सिंथेसाइज होता जा रहा है। हमने बात की थी जब हम डीएनए रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन के अंदर डिफरेंस बता रहे थे, तो कि डीएनए को तो पूरे का पूरा जीनोम ही रेप्लिकेट करना पड़ेगा, लेकिन ट्रांसक्रिप्शन के केस में उसको जितने की ज़रूरत है वो उतना कर लेगा। अब मान लो उसको इतना था और उसके अंदर यहीं तक करना था, तो यहाँ पे ऐसा कुछ तो होना चाहिए जो कि आरएनए पॉलीमरेज को बताए कि हाँ भाई मेरे को इतने की ही ज़रूरत थी और अब कम, अब बंद करते, अब ज़रूरत नहीं है आगे। तो उस चीज़ के लिए जो सीक्वेंसेस प्रेजेंट होते हैं डीएनए के अंदर उनको हम बोलते हैं टर्मिनेटर सीक्वेंसेस। ठीक है, सीक्वेंस ऑफ डीएनए जो प्रेजेंट होते हैं उस चीज़ के लिए उनको हम बोलते हैं टर्मिनेटर। ये ट्रिगर करते हैं द पॉलीमरेज टू डिसोसिएट फ्रॉम डीएनए एंड रिलीज आरएनए चेन, कि डीएनए से डिसोसिएट हो जाए और आरएनए चेन को फ्री करते और वो आरएनए चेन एमआरएनए बाद में साइटोसोल में आ जाएगा न्यूक्लियस से निकल के, और फिर उसकी ट्रांसलेशन होगी प्रोटीन बन जाएगा और फर्दर उसके सारे काम चलेंगे। तो टर्मिनेशन जो होता है उसको दो टाइप से कर सकते हैं हम। टर्मिनेशन दो मेथड से स्टडी किया जाता है। एक मेथड होता है रो इंडिपेंडेंट मेथड, एक होता है रो डिपेंडेंट मेथड। रो एक प्रोटीन का नाम है, ठीक है। जिस केस में रो प्रोटीन की ज़रूरत ना हो वो रो इंडिपेंडेंट, जिसमें ज़रूरत हो वो रो डिपेंडेंट। तो जो रो इंडिपेंडेंट होता है उसको हम इंट्रिंसिक टर्मिनेटर भी बोलते हैं। इंट्रिंसिक यानी अंदर से,
अंदर से कैसे कि आपको बाहर से आपको रो प्रोटीन अलग से उसमें ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। जो डीएनए था हमारा या जो आरएनए बना था उसमें अपने आप ही एक लेवल आके एक ऐसा सीक्वेंस आ गया, वो कैसे होता है हम आगे देखेंगे, जिस सीक्वेंस ने ये चीज़ बता दी हमारे आरएनए पॉलीमरेज को कि हाँ भाई बस अब मेरे को इतने की ज़रूरत थी और अब बंद कर दो बनाना, अब आगे नहीं ट्रांसक्राइब करना इसको। तो जो रो इंडिपेंडेंट होता है, इंट्रिंसिक टर्मिनेटर होता है, उसके अंदर हमें जीसी रिच इन्वर्टेड रिपीट्स देखने को मिलते हैं। जीसी रिच इन्वर्टेड रिपीट्स जब ट्रांसक्राइब होते हैं, इनके अंदर क्या होता है कि फिर कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग हो जाएगी जी और सी के बीच में, और ये कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग करके हेयर पिन टाइप स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन कर देते हैं। और ये जो हेयर पेन लाइक स्ट्रक्चर होता है इसके आगे यू रिच रीजन आता है, और ये यू रिच रीजन आना ज़रूरी है, वहीं पर ये होगा कि हाँ भाई अब इसके आगे नहीं करना। ये इस डायग्राम में भी हम देख रहे हैं, यहाँ पे अच्छे से ट्रांसक्राइब हो रहा था यू रिच रीजन आया। तो अब क्या हुआ, इससे पहले का जो ये पोर्शन था जिसमें हमने कहा जी सी रिच है कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग होगी, उसने ऐसे करके ये स्ट्रक्चर बना दिया और इसको हमने बोला हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, और यहाँ ये यू रिच रीजन आ गया। जैसे ही आएगा इसको पता चल जाएगा, ये इसको एक तरीके से सिग्नल दे देगा कि हाँ अब यहाँ पे इसको कट कर दो और आगे ट्रांसक्रिप्शन बंद कर दो, ये बंद होगी, ये निकल गया, और यहाँ पे जो डीएनए में ट्रांसक्रिप्शन बबल था ओपन होगा, वो वापस कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग होगी, जो एमआरएनए चाहिए था वो बन गया और डीएनए वैसे का वैसा अलग रह गया। ये था फर्स्ट मेथड जिसके हम अंदर बात करते हैं रो इंडिपेंडेंट या इंट्रिंसिक मेथड। इसके अलावा जो दूसरा मेथड होता है वो होता है रो डिपेंडेंट मेथड। रो डिपेंडेंट मेथड के अंदर आपको रो प्रोटीन की नीड होगी। रो प्रोटीन क्या होता है, एक हेक्सामर प्रोटीन है, रिंग शेप्ड का प्रोटीन है और एटीपेज एक्टिविटी है। एटीपेज एक्टिविटी यानी एटीपी की हाइड्रोलिसिस करवाता है। एटीपी की हाइड्रोलिसिस से जो एनर्जी होगी वो एनर्जी यूटिलाइज करके ये टर्मिनेशन का प्रोसेस कंप्लीट करवाएगा। ठीक है, रो प्रोटीन जो होता है इट बाइंड्स टू आरएनए एट रट साइट RUT। रट साइट्स के ऊपर जो रो प्रोटीन होता है वो आके बाइंड करता है। जो रो प्रोटीन या रो डिपेंडेंट मेथड होता है ना, इसकी सारी डिटेल्स अब तक अच्छे से साइंटिस्ट ने डिस्कवर नहीं की हैं। इसके बारे में अलग अलग चीज़ें चलती रहती हैं कि हो सकता है ये ऐसे काम करता हो सकता है ये ऐसे काम करता हो। तो एक डिफाइंड मैकेनिज्म नहीं है, लेकिन एक बेसिक सा आइडिया लगा हुआ है कि हाँ भाई इसी तरीके से कुछ कुछ ऐसा ही इसका काम है। ठीक है, तो इसके अंदर अब तक हमें मेन यही बातें पता चली हैं कि इट बाइंड्स टू रेड साइट। रेड साइट पे क्या होता है कि सी रेसिड्यूज का नंबर बहुत ज़्यादा होता है, जी रेसिड्यूज का नंबर बहुत कम होता है। ऐसी साइट को हम रेड साइट बोलते हैं। ठीक है, तो वही चीज़ है कि एग्जैक्ट मैकेनिज्म इज नॉट येट डिटरमाइंड येट। इसके अंदर हम ये मान के चलते हैं कि इस वाली साइट पे जो होता है वो रो प्रोटीन आके बाइंड कर गया, और रो प्रोटीन ने यहाँ पे आके बाइंड करके आरएनए पॉलीमरेज को पुश कर दिया और वहाँ से हटा दिया। आरएनए पॉलीमरेज चला गया तो आगे आरएनए ट्रांसक्राइब होना बंद हो गया और वो वहाँ से जितना बना था वो अलग हो गया, और डीएनए के अंदर वापस कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग होकर वो अपना नॉर्मल अलग हो गया। ठीक है, तो ये था आज का हमारा लेक्चर जिसमें हमने ट्रांसक्रिप्शन के बारे में जाना, ट्रांसक्रिप्शन के तीनों जो स्टेप्स हैं उनके बारे में। Thank you for watching the complete video. If you like my video, kindly share it with your friends and keep learning.